हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग अप्रोचेस पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। तो पीएसआईआर ऑप्शनल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अप्रोचेस इस लेक्चर में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अप्रोचेस देखो दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर भी कुछ अप्रोचेस आती हैं, जैसे है आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच, जो कि मोस्टली फिलोसफिकल अप्रोच भी कहा जाता है। इसको शुड या फिर ऑट, इस पर ये फोकस करती है कि एक स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आइडियल स्टेट कैसी होती है, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ पर फोकस करती है, एथिक्स पर फोकस करती है। तो ये है मोस्टली नॉर्मेटिव अप्रोच, जिसमें प्लेटो जैसे हैं वो भी आइडियल स्टेट पर फोकस करते हैं। तो वो इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्लेटो रहे थे। तो नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल अप्रोच जो कि हिस्ट्री पर फोकस करती है, हिस्टोरिकल थिंकर्स पर फोकस करती है, उनके व्यूज़ पर फोकस करती है। एम्पेरिकल अप्रोच जो आपके साइंटिफिक डेटा हो गया, आपका साइंटिफिक डेटा या फैक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों पर एम्पेरिकल अप्रोच फोकस करती है। देन लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आती है, जो आपके लीगल और इंस्टीट्यूशनल को भी हम थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो ये सारी अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे। देखो कुछ अप्रोचेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, कुछ थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। वो आपको पता कैसे लगेगा कि जब भी आप सिलेबस में देखोगे, सिलेबस के हिसाब से तो आपको नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं, कौन सी अप्रोचेस हर साल पूछी जा रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, और कौन सी अप्रोच ऐसी हैं जो कि अभी हर साल नहीं पूछी जा रही हैं, बार बार नहीं पूछी जा रही हैं। तो वो वाली अप्रोचेज जो कि थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो हर साल नहीं पूछी जाती या 20 साल में एक बार पूछी गई थी, तो उसको आप एंड के लिए भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो बार बार नहीं पूछी जाती है। इसमें एक कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच है, ठीक है, कंटेक्चुअल अप्रोच है एक, जो कि पूछी जाती है बट नॉट एज अ होल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अभी एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत टाइम में, तो अभी इसको आप एंड के जब रिवीजन का टाइम आएगा, पढ़ना सब कुछ है बट रिवीजन का टाइम आएगा, इसको आप एंड के लिए छोड़ सकते हो अभी। पर पहले प्रायोरिटी पे नॉर्मेटिव बहुत पूछी जाती है, एम्पेरिकल बहुत पूछी जाती है, बिहेवियरलिज्म बहुत पूछा जाता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, हर साल आता है। ये तो क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रट जाना, बिल्कुल याद होना चाहिए। बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो इन सब की। सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सबकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना, रट जाना कुछ नहीं है। पेपर में वही वही क्वेश्चंस आएंगे, वही वही लिख करके जाना है। नोट्स मैं आपको दे ही रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिकली छांटना है क्वेश्चंस में कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। फिर बिहेवियरलिज्म को भी ऐसे मॉडर्न अप्रोचेस में ये बिहेवियरलिज्म आता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। बिहेवियरलिज्म को भी दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, सिस्टम अप्रोच हो गई आपकी, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच हो गई, ये भी हम पढ़ेंगे। बट ये टॉपिक जो है ना, जैसे सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है, ये जब हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे ना, पेपर 2 सेक्शन है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में ही पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हम इसको वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इस लेक्चर में देखो हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप यहाँ सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जा सकते हो कोर्स की और डिटेल्स के लिए। तो ये है सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट www.synopsisias.in। यहाँ पर आप जाओगे, अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको ऑप्शनल्स में पीएसआईआर ऑप्शनल कोर्स पर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शनल्स में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मिल जाएगा, और सारी कोर्स डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो। कौन से बैच के लिए आपको कोर्स चाहिए वो यहाँ पर आप ऑप्शंस में चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अभी अगर 2021 बैच के लिए चाहिए तो वो ले सकते हो, 22 बैच के लिए चाहिए तो ले सकते हो, 23 बैच तक के लिए ये अवेलेबल है। ऑलराइट, और बेसिक लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर पेड कोर्सेज जो हैं उसमें क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, वो अवेलेबल कराए जाएंगे। एडवांस्ड लेक्चर्स जितने भी होंगे जिसमें फुल कोर्स कवर होगा, वो सारा जो है वो पेड कोर्सेज का पार्ट रहेगा, ठीक है। वेबसाइट पर जाकर आप ये कोर्स डिटेल्स देख सकते हो। अब हम यहाँ पर थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल अप्रोचेस डिस्कस करने की बात की गई है, जिसमें बिहेवियरल अप्रोच की लिमिटेशंस एग्जामिन करने का पूछा गया, ये 1991 का क्वेश्चन है। फिर नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल डिबेट का क्वेश्चन 2002 में भी पूछा गया था।
फिर नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का डिफरेंस देखो, दोबारा से ये 2012 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट है अभी ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपका नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल, अब आप देख रहे हो ना डिफरेंस, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो अभी ये क्या है कि आपको अभी नॉर्मेटिव तो पढ़ के जाना ही है, नॉर्मेटिव एम्पेरिकल का डिफरेंस भी करके जाना है। तो डिफरेंस भी एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया है, वो आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको समझाऊंगी इस तरीके से कि आपको नॉर्मेटिव अलग से भी इतना अच्छे से समझ में आएगा, एम्पेरिकल अलग से आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, पॉइंटर्स आपको खुद पता लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताऊँगी कि क्या क्या पॉइंटर्स है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहली अप्रोच है आपकी नॉर्मेटिव अप्रोच, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब नॉर्मेटिव अप्रोच, बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये पूरा अभी जितना भी लेक्चर है और ये सारा नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। देखो नॉर्मेटिव ये जो टर्म है ना, ये किससे आई है, डिराइव ये किससे की गई है। तो एक लैटिन वर्ड है नॉर्मा, ठीक है, नॉर्मा एक शब्द है, उससे ये डिराइव की गई है। नॉर्मा का मतलब होता है प्रिसेप्ट, रूल। तो ये जो नॉर्म मतलब है ना, ये नॉर्म जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि एक यूजुअल चीज़, एक स्टैंडर्ड चीज़ है, मतलब टिपिकल चलती आ रही चीज़ जो भी, ठीक है, उसको कहते हैं नॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मेटिव क्या होता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड या जो आपका नॉर्म बना हुआ है, उससे आता है वर्ड नॉर्मेटिव, ओके। तो ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच का आइडिया है वो है क्या, कि हम एक सब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसको नॉर्मेटिवली हम लोग एनालाइज करते हैं। नॉर्मेटिवली एनालाइज करना मतलब कि वो नॉर्म्स जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसी के हिसाब से हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। और इन्हीं का जो एप्लीकेशन होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो हम नॉर्मेटिवली देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो अब है क्या, नॉर्म्स जो है वो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसको एक अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकती। नॉर्म्स क्या है, प्रिंसिपल्स हो गए ना आपके अलग अलग। अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है, अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे जो उस सोसाइटी को डिफाइन करेंगे। और अथॉरिटी जो भी उसके ऊपर बैठी होगी, अभी आपके ऊपर जो भी अथॉरिटी बैठी हुई है, जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उन प्रिंसिपल्स को, उन नॉर्म्स को डिनाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी भी होगी वो भी नॉर्म्स पर, प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होगी। और नॉर्म या फिर नॉर्मेटिवनेस कैसे एक्सप्लेन होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, शुड, कि क्या होना चाहिए, शुड एंड ऑट पर, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, कि एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, आइडियल स्टेट कैसी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी जो है उसको कैसी पॉलिसी या कैसी डिसीजंस जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज़, कैसे डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए, ठीक है, ये सब पर ये फोकस करता है। और इसके अलावा नॉर्मेटिवनेस जो है वो प्रेफरेंस की बात करते हैं। प्रेफरेंस वर्ड जो है ये आपको नोट करना है, एक प्रेफरेंस की बात करता है कि ये जो प्रेफरेंस वर्ड है ना, ये शुड और ऑट से अलग नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं। अभी कैसे कि अगर आप इसको पूरा सम अप करते हो तो जो भी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिस हिसाब से स्टेट जो भी चीज़ें अचीव करने की काम करती है, जो भी फंक्शंस होते हैं स्टेट के, वो कैसे जज किए जाते हैं कि भाई ये प्रेफरेंस हम किसको देंगे, कौन सी चीज़ होनी चाहिए अभी, ठीक है, कि हम पॉवर्टी पर फोकस करें या फिर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करें, कौन सी चीज़ पर पहले फोकस होना चाहिए। तो आपकी प्रेफरेंस, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, शुड होना क्या चाहिए, ऑट होना क्या चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच ऑल इन ऑल है क्या, कि पॉलिटिक्स की स्टडी हो गई। पॉलिटिक्स की स्टडी ये कहाँ से आई है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, प्लेटो जो है ना, प्लेटो इसके बेसिकली एम्बेसडर रहे हैं। प्लेटो से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं ना, उनका द रिपब्लिक जो उनकी बुक है उनमें उन्होंने लिखा हुआ है, प्लेटो ने द रिपब्लिक में ये आइडियल स्टेट की बात की है। तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर हैं प्लेटो, उन्हीं के ओरिजिन से आई है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं। तो एक जो गुड सोसाइटी का जो थॉट है, आइडियल स्टेट का जो थॉट है, और पूरा जो एंटायर स्ट्रक्चर हो गया ना अभी किसी भी स्टेट का, वो किस पर बना है, स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर जो है अगर आप बनाते हो, किसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा, स्टेट जो है किस पे खड़ी होगी, कैसी स्टेट बनानी चाहिए, किस पे खड़ी होगी, आपकी प्रेफरेंस पर,
शुड कैसी स्टेट होनी चाहिए, ऑट, ठीक है, इन सब पर ही स्टेट बनाई जाती है कि भाई ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो, पॉवर्टी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए प्लेटो ने ये एक गुड और आइडियल स्टेट का जो आइडिया है उसको और इलैबोरेट किया अपनी द रिपब्लिक में। तो ये जो स्टेट की पिक्चर है वो प्लेटो के टाइम से ही चलती आ रही है, बट रियलिटी में जो है वो आपके जो स्टेट होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी हिसाब से कि रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल स्टेट, है ना। कि अभी हम सोचते तो बहुत अच्छा है कि हाँ भाई हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ये सिलेबस जो है हम अभी एक सब्जेक्ट जो है हम अभी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। पर होता क्या है कि हम बीच में अभी खाना खाने का टाइम हो गया, कभी सोने का टाइम हो गया, अभी आलस आ रहा है हमें नहीं करना है, अभी छुट्टी आ गई है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में अभी आइडियली अगर अभी करने जाते हैं हम प्रैक्टिकली चीज़ें करने में ना काफ़ी अलग हो जाती हैं। तो वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी होती है। इसी बेसिस पर नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच डिफ़र भी करते हैं, आगे पढ़ेंगे अच्छे से ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही अगर एरिस्टोटल की भी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो एरिस्टोटल ने भी प्लेटो के ही फुटस्टेप्स पर वो चले थे, उन्होंने भी आइडियल स्टेट को ही इलैबोरेट किया था। तो उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे फिलोसोफर्स आए थे जिन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच जो है उस पर काफ़ी फोकस किया था। ऐसे ही रूसो जो थे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिलोसोफर आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस भी करेंगे अलग अलग से भी, तो जिन्होंने इस सबके नॉर्मेटिव अप्रोच पर काफ़ी फोकस किया था। तो अब पूरे इस टॉपिक में आपको ऑल एंड ऑल समझ में आ गया होगा नॉर्मेटिव अप्रोच है क्या। अब हम पढ़ते हैं इसको सो दैट आपको अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि यार ईजी सा टॉपिक है यार, हमें आता भी नहीं था, इतना ईजी टॉपिक है ना। तो यही सेम चीज़ जो है पेपर में पूछी जाए लिख करके आ जाना एज इट इज़। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, वो आपके क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होते हैं, नॉर्म्स पर, स्टैंडर्ड्स पर। जब भी हम सोशल साइंस पढ़ते हैं क्यों होते हैं कि हम वैल्यूज़ पर, मॉरल्स पर फोकस करते हैं, उनको बढ़ाना चाहते होते हैं। इम्पेरिकल अप्रोच में क्या होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, पर कि नॉर्मेटिव अप्रोच किस पे फोकस करता है कि होना क्या चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अजम्पशंस जो हैं कि अगर हम नॉर्मेटिव को एम्पेरिकल से अलग करते हैं तो वो ये हमेशा वैलिड नहीं होती, क्योंकि बहुत बार ये भी हो सकता है कि दोनों अप्रोचेस जो हैं वो ओवरलैप कर जाएं। कैसे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वॉर की अगर आप बात करते हो तो वॉर को अगर नॉर्मेटिव अप्रोच के नज़रिए से आप देखोगे तो नॉर्मेटिव वालों को ना अभी एम्पेरिकल वालों की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि वॉर कि अगर हम ये बताते हैं कि होना क्या चाहिए वॉर में, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि भैया वॉर हुआ क्यों था, कॉजेज़ जानने पड़ेंगे। कॉजेज़ कौन बताता है, एम्पेरिकल अप्रोच से पता लगेगा। तो बहुत बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहाँ पर नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल जो है वो ओवरलैप करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये अजम्पशंस अलग अलग ही चलें। तो बहुत बार ऐसा है नॉर्मेटिव अप्रोच जो है एम्पेरिकल पॉस्टुलेशंस पर बेस्ड होती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों हुई थी या क्या थी, ठीक है। क्यों हुई थी से अगर हम पता करें तो उससे हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को होना क्या चाहिए था, क्या स्टेट ऑफ अफेयर जो है वो कैसी हो सकती थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब क्या है, एक सोशल वैल्यू सिस्टम बनाना ज़रूरी होता है, मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाना ज़रूरी होता है। और यही सेम एग्जाम्पल जो है यहाँ पर इशू ऑफ वॉर जो है वही सेम चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अब नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो हमेशा अपनी जो इंक्लिनेशन है ना उसका, वो उस पर हाईलाइट करती है कि भाई एक आपको मॉरल ड्यूटी जो है निभानी थी, उसके लिए एक ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये मॉरल ड्यूटी जो है आपको निभानी है, इसके लिए एक ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर कहाँ से आया है कि भैया ये मॉरल ड्यूटी निभाने की जो कमिटमेंट है ना, वहाँ से ये ऑर्डर दिया गया है। इस तरीके से इंटरलिंक्ड है अभी, ठीक है, कि ये ठीक है कमिटमेंट थी, इसकी वजह से ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर क्यों दिया गया कि भाई मॉरल ड्यूटी अभी निभानी है, किस चीज़ का ऑर्डर आया ये। तो ये है नॉर्मेटिव अप्रोच, इस पर हाईलाइट करता है, उसका इंक्लिनेशन हमेशा से ही इस पर रहता है। अब जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो कुछ क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करती है। वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं, नेचर ऑफ मैन से, कि एक आदमी जो है वो अच्छा है, बुरा है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या मैन जो है वो एक रैशनल बीइंग है या फिर
उसके एक्शंस में इरैशनैलिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। क्या जेंडर इक्वालिटी असल में है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, या फिर बेसिक जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही हैं, तो इसको आपको कंसिडरेशन की नीड है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो पोज किए जाते हैं इन दी नॉर्मेटिव अप्रोच। अब जो है बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल पोजर्स हैं जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे क्या है कि कुछ अलग अलग व्यू ऑफ हिस्ट्री हैं। पहला व्यू ऑफ हिस्ट्री है लीनियर व्यू ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड जो है वो एक बेटर एंड पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जा रहा है। एक है एंट्रोपिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली अभी रिग्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। और तीसरा है साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, जो कि ये दर्शाता है, ये कहता है कि कोई ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है। बस यही रहेगा कि लोग जो ऊपर थे टॉप पे वो वहीं रहने वाले हैं, वो चेंज होते जाएंगे। मतलब कि जैसे एक पर्सन टॉप पे आया, फिर विद टाइम जो है दूसरा पर्सन आ जाएगा, और कैसे ये लोग टॉप पर पहुँचे हैं वो वेज जो है वो भी सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ जो है वो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये हो सकता है, मान लो कि अभी एक पर्सन है वो एजुकेशन से टॉप पर पहुंचा। ठीक है। पहले क्या होता था, एजुकेशन जो है उसी को ही धन माना जाता था आपका। तो ये है कि एजुकेशन से एक बंदा टॉप पर पहुंचा। विद टाइम क्या हो गया कि जो टिकटॉक भी बना रहे हैं ना, वो लोग भी टॉप पर पहुंच जा रहे हैं आराम से, और एजुकेशन की वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। ऐसा है ना। तो इससे क्या है कि अभी जो लोगों का तरीका है टॉप पर पहुंचने का वो तो बदल गया है। ठीक है। साथ में जो लोग थे वो भी बदल चुके हैं, बट ज़्यादा कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। लोग आज भी ऊपर पहुंच रहे हैं, आज भी चीज़ें जो है वो वैसी ही चलती आ रही है। तो एक साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अलग अलग सोशल साइंस के जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच को देखते हैं अपने एनालिसिस में। जैसे कि आपका हो गया पॉलिटिकल फिलॉसफीज़। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ की या पॉलिटिकल आइडियलिज्म की, तो उनको अभी बिना नॉर्म्स जाने या एथिकल स्टैंडर्ड जाने फिलोसफर्स का, तो तब तक आप इन थ्योरीज़ को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। आप बता नहीं सकते हो कि अगर जब तक आप थोड़ा सा हिस्ट्री नहीं जानोगे, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ नहीं जानोगे। तो इसीलिए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को अगर जब भी आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो वो आपको एम्पेरिकल टेस्टिंग उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ में चलती हैं। ठीक है। तो अभी आपको फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखोगे तो अभी आप हिस्टोरिकल अप्रोच में भी जाओगे, साथ में आप एम्पेरिकल अप्रोच में भी जाओगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर हम जस्टिस का कंसेप्ट लेते हैं, तो जस्टिस के बारे में तो बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं। अलग अलग थिंकर्स ने जस्टिस की बात की है, जैसे कि प्लेटो ने भी बात की है, अमर्त्य सेन, प्लेटो से लेकर अमर्त्य सेन, बहुत सारे फिलोसफर्स आए हैं जिन्होंने जस्टिस के ऊपर बात की है कि जस्टिस है क्या। कुछ लोगों के लिए जस्टिस है कि आप इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ और लोगों के लिए जस्टिस का मतलब होता है कि आप इक्वल फ्रीडम दो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। और टू ऑल प्रोवाइडेड एनी डिपार्चर फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल टू द लीस्ट एडवांटेज। ठीक है। तो इक्वल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हटते हो तो वो लीस्ट एडवांटेज के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है जस्टिस के बारे में, अलग अलग तर्क जो हैं, अलग अलग वैल्यू जजमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और सभी फिलोसफर्स के देखो अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग जजमेंट्स हो सकते हैं। उन्हीं के अपने एक्सपीरियंसेस पर, उन्हीं के मॉरल प्रिंसिपल्स पर वो बेस्ड हो सकते हैं। बट यहाँ पर वो इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस और वेरिफिकेशंस जो है वो करने में चूक गए हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अगर एक स्पेसिफिक फिनोमेना की बात करें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स उसमें हम देखते हैं तो ये है कि बहुत ज़्यादातर ये देखा गया है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है वो सही तो बैठ जाती है, और बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से अलग भी होती हैं
और एक दूसरे को अभी कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सही गलत वाला जो वैल्यू टर्म्स है ना, वो यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको इवैल्यूएट कि कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है। अब मेरे हिसाब से जो है कि ये चीज़ हो सकता है हमारे हिसाब से कि ये चीज़ सही है कि टिकटॉक से आप टिकटॉक बना करके आप अमीर हो जा रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कि ये चीज़ गलत है कि भैया टिकटॉक बना करके आप अमीर क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, अलग अलग वैल्यू जजमेंट्स होती हैं सबकी। तो राइट और रॉन्ग कहना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब भी आप नॉर्मेटिव अजम्पशंस को इवैल्यूएट करना ना। ऑल इन ऑल इवैल्यूएशन, ये आप लिख सकते हो, इवैल्यूएशन ऑफ नॉर्मेटिव assumptions like right or wrong, it is very difficult, ठीक है। बहुत मुश्किल है ये चीज़, ये कैसे बता सकते हैं, वो है ही नहीं, क्योंकि ये इम्पेरिकल के परव्यू से, इम्पेरिकल या फिर आपकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ के परव्यू से परे है। आप साइंटिफिकली इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। आप कर सकते हो कि ये टिकटॉक बनाना ज़्यादा अच्छा है या नहीं है, कर सकते हो कि एजुकेशन से पैसा कमाना अच्छा है या नहीं है, कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। तो सबके अलग अलग वैल्यू सिस्टम होंगे, तो उसके हिसाब से ट्रू और फॉल्स जो है वो वेरी करेंगे। अब जैसे जैसे सोशल साइंसेस में एडवांसमेंट देखी गई है, तो ये भी देखा गया है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है ना सोशल साइंसेस में हो ही नहीं सकता, ना ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में एब्सोल्यूट ट्रूथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज एक फिलोसोफर ने कोई चीज़ बोली है, हो सकता है एडवांसमेंट ऐसी हो जाए कल के अगले 10 साल बाद कि कोई और फिलोसोफर आके कोई और चीज़ बोल दे, ठीक है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ये पॉइंटर्स हैं जो नोट करते रहना, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल्स, ये पॉइंटर्स हैं। जस्टिस का एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस, जस्ट नोट इट डाउन। एक लेक्चर जब भी देख रहे हो ना, अभी उसको लेक्चर को कम से कम भी 2 से 3 बार ज़रूर देखो ताकि वो रट जाए माइंड में। उसके बाद जब PDF पढ़ोगे ये तो ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स को ना अभी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंटर ये है, कुछ थ्योरीज, कुछ एजम्पशंस ऐसे भी होंगे जो कि नॉर्मेटिव तो हैं बट उनको एम्पेरिकली भी आप प्रूव कर सकते हो। ये कौन सी हो गई? जैसे कि करप्शन है। करप्शन ऑट टू एंड इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड प्रो पीपल। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो और लोगों के हित में रखना चाहते हो तो करप्शन को एंड करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को एंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मेटिव तो है ही कि भाई ऑट आ गया ना इसमें कि होना क्या चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, बट ये एम्पेरिकल टेस्टिंग को भी सेटिस्फाई करती है। कैसे? क्योंकि ये वेरीफाइबल डेटा है आपके पास। अलग अलग आप गवर्नमेंट्स देखोगे पूरी दुनिया के, तो उसमें ये देखा गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है जिसका मिनिमम करप्शन है वो ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है। तो और वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, लोगों के हित के लिए काम करती है। और जो जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है प्रो पीपल है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, तो वहाँ की बुरी हालत है ऑल इन ऑल, ठीक है। तो इसीलिए वेरीफाइबल डेटा भी है इसका। तो कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं जो आप नॉर्मेटिवली उनको जब नॉर्मेटिवली बात की जाती है तो वो एम्पेरिकली भी प्रूव की जा सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हो गई हैं। तो ऑल इन ऑल इसके बारे में बात की गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम क्रिटिसिज्म के बारे में। नॉर्मेटिव अप्रोच कहा जाता है कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव है और एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो स्टडीज़ जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच पर बेस्ड है, जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई, वो दिखाते हैं कि एक फ़िलासफ़र जो है वो किस तरीके से सोचता था। उसकी अब फ़िलासफ़र अगर जैसे भी सोचता हो, कैसे सोचेगा फ़िलासफ़र, उसकी कुछ अपनी थ्योरीज़ रही होंगी, कुछ अपनी वैल्यूज़ होंगी, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पर उनकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये फ़िलासफ़र टू फ़िलासफ़र वेरी करेगा। अब एक
स्कॉलर जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है वो फिलोसोफर को या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है उसकी वैल्यूज़ पर। हो सकता है जैसे प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में वो बात करते हैं, हो सकता है कि कोई पर्सन आके, अभी मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है मैं रिजेक्ट कर दूँ ये आइडियल स्टेट वाला कि भाई प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं रिजेक्ट करती हूँ, ये वैल्यू मुझे पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये रैशनल आर्ग्यूमेंट जो है इन सब चीज़ों में नॉर्मेटिव अप्रोचेस पे होना बहुत मुश्किल है, वो नहीं आ सकता। ठीक, ऑल्दो ये काफ़ी एक्सट्रीम व्यू आता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक रीजनेबली रिवॉर्डिंग डायलॉग जो है वो पॉसिबल है नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल स्कूल्स के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आउट करते हैं फ्रीडम पर, इक्वालिटी, जस्टिस, कि ये सारी चीज़ों पे अगर हम बात की जाए तो नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोचेस के बीच का एक डायलॉग जो है वो पॉसिबल हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, जबकि एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है बेसिकली जो भी ह्यूमन बींग्स ने अपनी कंडीशंस बनाई है, अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे जैसे सोशल रिक्वायरमेंट्स इंसान की चेंज होती रहती हैं वैसे वैसे आपकी वो एक्सपीरियंसेस, आपकी कंडीशन, आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब नॉर्मेटिव अप्रोच के जो सपोर्टर हैं वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो मॉरल वैलिडिटी है कि कैसी होनी चाहिए, उनका कैसे उन्हें काम करना चाहिए। जैसे कि जो ऐसी थ्योरीज़ हैं जो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती हैं, वो ये कहती हैं कि सोशल कंडीशंस के हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। तो कुछ ऐसी मॉरल वैल्यू हैं जैसे लेजिटिमेसी, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जस्टिफाई करती है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। बट जो ऐसी फोर्सेस हैं जो कि लेजिटिमेसी को बनाती हैं वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये अलग अलग अप्रोचेस जो है वो देखी गई है एंशिएंट मिडिएवल टाइम्स में। डिविनिटी, पावर, हेरिडिटी जो है ये सारी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती थी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। आजकल जो लोगों का सपोर्ट है वो ही लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि भाई एक जायज़, लेजिटिमेसी क्या होता है, जायज़, भाई कि कौन सी चीज़ जायज़ है। अभी गवर्नमेंट जायज़ कैसे होगी कि जब उसके पास पहले के टाइम में, एंशिएंट मिडिएवल टाइम्स में, जब उसके पास पावर होती थी, हेरिडिटी होती थी, डिविनिटी होती थी, तब एक गवर्नमेंट जो है जायज़ होती थी। आज के टाइम में गवर्नमेंट कब जायज़ होती है, जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, आपकी जनता का सपोर्ट रहता है। ठीक है, अब जो है नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो आपकी सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस बायस भी करती है, अपने जो भी सपोर्टर्स होते हैं वो भी फोकस करते हैं। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, वो अपनी स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई अलग अलग डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, नेचर होती है एक स्लेव की, एक फ्री मैन की, तो उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं। तो एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये है कि ऐसे ही सिमिलर प्रेजुडाइसेस जो है वो विमेन की पोजीशन पर भी वैलिडेट करते हैं उनको कि विमेन का सप्रेशन जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस टाइप से भी बहुत सारे प्रेजुडाइसेस चलते आ रहे हैं कि ठीक है। तो उनका जो अजम्पशंस हैं वो ऑब्वियसली वो एम्पेरिकल स्टडीज़ पर तो बेस्ड है नहीं, उनके वैल्यू सिस्टम पर हैं। उस टाइम का वैल्यू सिस्टम जैसा होता था उस टाइम के हिसाब से ही उन्होंने अपने जो स्टडीज़ हैं, अजम्पशंस हैं, वो उसी तरीके से बना लिए थे। तो जैसे जैसे अब सोशल बायोलॉजिकल साइंसेस में भी एडवांसमेंट हुई तो उन्होंने ये जो अजम्पशंस थे प्लेटो और एरिस्टोटल के वो उन्होंने देखे। तो अभी इसका क्रिटिसिज्म आप क्या लिखोगे कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो एक रीजनेबल क्राइटेरिया जो है वो प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। बहुत लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे हाँ जस्टिफाई भी है क्योंकि डिस्पैरिटीज़ तो है ही, ठीक है। सबकी इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। कोई इंसान जो है वो केपेबल होता है IAS बनने का, कोई इंसान केपेबल होता है क्लरिकल जॉब के लिए। तो उस इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें रैंकिंग हो जाती है आपकी। अब आप UPSC का एग्ज़ाम देते हो, उसमें क्या होता है, रैंक्स होती है ना आपकी अलग अलग, है ना, कि रैंक 1 ये ऑल इंडिया रैंक 1 है और ये है ऑल इंडिया रैंक 300। डिस्पैरिटी आ गई ना, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे हो गया ये। तो कुछ लोग अच्छा मानेंगे, कुछ लोग गलत मानेंगे। तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है और जो सपोर्टर्स हैं नॉर्मेटिव अप्रोच के वो इस शॉर्टकमिंग को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हम सही और गलत के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं प्रूव कर पाते हैं। कोई रीजनेबल क्राइटेरिया है नहीं सही गलत के बीच में डिस्टिंक्शन प्रूव करने का।
पर ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो एक लॉपसाइडेड वन है, बिकॉज वो क्या करता है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं, एम्पेरिकल अप्रोच ना बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम व्यू देता है। मतलब अभी आपको सोच के लग रहा होगा कई लोगों को कि एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो बहुत बढ़िया है, बट एम्पेरिकल अप्रोच भी बहुत जगह लैकिंग है। जब मैं एम्पेरिकल अप्रोच अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा वो बहुत जगह लैक करती है, क्योंकि ये जो है वो एक्सट्रीम डेटाज पर जाती है। वो बिल्कुल ही वैल्यूज़ को और आपके जो आपके मॉरल वैल्यूज़ है ना, उन सबको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर देती है, हटाई देती है। तो जो एम्पेरिकल अप्रोच के जो सपोर्टर्स हैं वो अभी हायर और लोअर वैल्यूज़ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जैसे नॉर्मेटिव वाले क्या कर रहे हैं, नॉर्मेटिव वाले राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। एम्पेरिकल वाले क्या कर रहे हैं, वो लोग हायर और लोअर वैल्यूज़ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वैल्यूज़ कुछ होती ही नहीं है, वो मानते ही नहीं उस चीज़ में। तो इसीलिए नॉर्मेटिव अप्रोच ये कह सकते हैं हम कि एक वैल्यूएबल अप्रोच है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंसेस। और जो नॉर्मेटिव अप्रोच के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट जाता है उसका ये मतलब नहीं है कि हमने एम्पेरिकल अप्रोच को बिल्कुल ही रिफ्यूट कर दिया है या हटा दिया है, बल्कि ये है कि आपको एक नीड है कि आप ये भी अलग अलग अप्रोचेस की जो वैलिडिटी है, उनकी सिग्निफिकेंस है, उसको रिकॉग्नाइज करें जब भी हम सोशल साइंसेस को पढ़ते हैं। तो अलग अलग अप्रोचेस पढ़नी जो है अभी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एक बेटर एनवायरनमेंट, एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकें। ऑलराइट, तो ये था आपके नॉर्मेटिव अप्रोच में, ठीक है। अब इतना जब भी पढ़ाया जाता है ना, तो वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अभी आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लिखोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता ही देती हूँ। क्वेश्चन पूछा यही जाएगा, या तो नॉर्मेटिव अप्रोच अकेले पूछ ली जाएगी, या फिर नॉर्मेटिव अप्रोच पूछी जाएगी, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का डिफरेंस। नॉर्मेटिव एम्पेरिकल अप्रोच का डिफरेंस जो है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम एम्पेरिकल अप्रोच पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर ये डिफरेंस पर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स जो है यहाँ पर गिवन है, वो पॉइंटर्स आप पढ़ लोगे तो आप अभी समझ जाओगे। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।